Hello, my dear friends. Once again, I welcome you all on your online platform Success Mantra. तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों इस पर हिंदी के चैप्टर्स को। ठीक है, हिंदी व्याकरण को हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ वीडियो के एग्ज़ाम के लिए लेखपाल या फिर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, साथ ही साथ केवीएस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसके हम ग्रामर पोर्शन को यानी कि व्याकरण पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और बहुत ही सारगर्भित तरीके से बहुत ही इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा को हम समझते हैं आखिर संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा हम किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। नाम का अर्थ है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आपको प्राणी दिखेंगे, उन सभी का कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे, मोहन स्कूल जा रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, आम में मिठास है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल अगर हम लें कि मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें मोहन की, तो मोहन क्या है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। स्कूल किसी स्थान का नाम है। ठीक है, अगर मोहन की बात करें तो ये कोई ना कोई व्यक्ति है, राइट। स्कूल क्या है, स्कूल किसी ना किसी स्थान का नाम है। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। आम, आम क्या है, एक फल का नाम है। मिठास उसके गुण को बताता है। ठीक है, इसी प्रकार से मोर एक पक्षी का नाम है। क्लियर। तो हम अगर इन सभी चीजों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये सब क्या है, ये सब किसी प्राणी, किसी पदार्थ, है ना, किसी स्थान, राइट, किसी भाव, इन सभी के क्या है, इन सभी के नाम ही तो हैं, राइट। तो अगर हम इनकी परिभाषा देखें, अगर हम संज्ञा को परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे, अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति का नाम हो या उसके भाव को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उन सभी को क्या कहा जाता है, उन सभी को कहा जाता है संज्ञा। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, किसी का नाम ले लीजिए, जैसे मोहन हमने लिया, है ना, और भी नाम हो सकते हैं, राम, है ना, सीता, गीता, कोई भी नाम आप ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही किसी स्थान का नाम, पटना, कानपुर, ना, इत्यादि आप नाम ले सकते हैं, है ना, हिमालय, ये सभी क्या है, ये सभी आपके आते हैं संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं संज्ञा के भेद पर। किस पर, संज्ञा के भेद पर। तो आइए समझते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन्हें भी हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद। तो अगर हम बात करें संज्ञा के भेदों की, तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है,
अभी 5 भेद कौन कौन से हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट। दूसरा दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड पर हम आते हैं। थर्ड है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। पांचवा भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब इन सभी को हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम समझते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ठीक, नाम से ही हम इसको समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाला जो शब्द है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखें कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे व्यक्तियों का नाम में अगर हम देखें यहाँ पर क्या कह रहा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है लेकिन एक का ही बोध कराएगा। जैसे व्यक्तियों का नाम हम देखें तो व्यक्ति कौन हो गया? जैसे राम, है ना, गीता, किरण, किसी का भी नाम आप ले लीजिए। ठीक है, देशों के नाम अगर हम कहें ना कि कौन कौन से देश हैं, जैसे हम भारत, रूस, कोई भी एक देश, अब ये एक ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नदियों के नाम हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, जैसे गंगा, यमुना, है ना, सरस्वती, कोई भी। इस तरीके से एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का ये क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं, एक ही स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम वस्तुओं में ले लें, पुस्तकों का नाम ले सकते हैं, रामायण, महाभारत, गीता, तो ये सभी क्या हो रहे हैं? ये किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का बोध कराते हैं। तो ये क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? अब अगर जातिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। क्या होता है? व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जाति का बोध होता है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो हम कैसे कह सकते हैं? जैसे जैसे कि लड़का, है ना, जैसे लड़की, ठीक है, आदमी, औरत, भाई, बहन, इन सभी को अगर हमें एक शब्द में सीमित करना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मनुष्य। ये सभी क्या है? मनुष्य हैं। ठीक है, तो मनुष्य क्या कर रहा है यहाँ पर? मनुष्य शब्द उस पूरी जाति का बोध करा रहा है जिसमें लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, ये सभी आ जाते हैं, है ना। जैसे अगला एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे हम कहें गाय, घोड़ा, है ना,
तोता, मोर, इन सभी के लिए अगर हमें कहना हो तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे पशु पक्षी हैं। क्या है ये? पशु पक्षी हैं। अब पशु पक्षी क्या कर रहा है? पशु पक्षी उस पूरी की पूरी जाति का बोध करा रहा है, जिसके अंतर्गत गाय, घोड़ा, मोर, तोता, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं, है ना? तो पूरी की पूरी क्या कर रहा है? ये जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, ऐसे वस्तुओं के नाम जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। तो इसमें किसी जैसे किताब हमने कहा, तो किताब कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पर बुक का नाम नहीं ले रहा है, इसमें सभी किताबें आ जाएंगी, जितने भी प्रकार की किताबें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि किसी एक शब्द के द्वारा उस पूरी की पूरी जाति का, उस पूरे से पूरे व्यक्तियों का हम क्या कर रहे हैं? उसका बोध कराने वाले ये शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पर हम आते हैं। थर्ड है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। थर्ड क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा से हमें उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम माप या तौल सकते हैं। पर हियर इज अ कंडीशन, हम माप या तौल तो सकते हैं, बट उसे हम यहाँ पर गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा कि द्रव्यवाचक, अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ, उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, का बोध होता है, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। ठीक है, पर गिन नहीं सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि उस पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं, पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि धातुओं या खनिजों के नाम हम कह लें, है ना? जैसे लोहा, सोना, चांदी, है ना? ये जो आपके हैं, ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। कितना सोना है ये हम गिन नहीं सकते, ये हम उसको उसकी तौल कर सकते हैं, उसकी माप कर सकते हैं। जैसे दूध, पानी, है ना, तेल, है ना, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, आदि हम कर लेते हैं। कि ऐसे वो सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? नाम से ही काफी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या है? कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। क्या होता है? अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पर क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण के लिए अगर हम इसे समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि अगर कोई एक व्यक्तियों का समूह है, ठीक, जैसे कि हम एक बात करें परिवार की, तो परिवार क्या है? परिवार एक व्यक्तियों का समूह है ना? व्यक्तियों के समूह को ही तो हम कहते हैं। एक परिवार में कई सारे लोग होते हैं, तो व्यक्तियों का समूह क्या हो गया? हम परिवार के रूप में उसे देख सकते हैं, हम सेना के रूप में हम देख सकते हैं, है ना, हम झुंड के रूप में उसे देख सकते हैं। ठीक, और अगर हम बात करें एक संघ के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? आपकी सेना हो गए, झुंड हो गए, संघ हो गए, ये सभी व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं।
ठीक है, तो वो सभी किस में आ जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। तो यहीं पर देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये सभी आप अगर इनके नामों को ध्यान देना तो उसी से आपको समझ में आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ कि जहां पर किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, ऐसे नाम सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम किसको किसको ले सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं वे सभी नाम जो किसी भाव, दशा, है ना, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराते हो, कार्य का बोध कराएं, वे सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जहां पर भाव, दशा, धर्म या फिर गुण या कार्य, इन सभी का बोध कराते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है, इसमें एक बात हम ये समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर इनकी गणना नहीं की जा सकती है। जैसे अब किसी के भाव हैं, ठीक है, तो उनके क्या भाव की गणना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकी गणना नहीं की जा सकती है। ठीक, जैसे कि क्रोध, लोभ, है ना, मोह, आनंद, शैशव, धैर्य, वीरता, है ना, लिखाई पढ़ाई, ये शब्द ऐसे हैं जिन जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन उनको उनकी गणना नहीं की जा सकती। अब किसी को क्रोध आ रहा है, तो क्रोध क्या है, क्रोध एक फीलिंग है, एंगर क्या है, एक फीलिंग है। ठीक है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसकी गणना नहीं कर सकते कि अच्छा 1 किलो गुस्सा आ गया है, 2 किलो गुस्सा आ गया, ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, इन्हें हम केवल इन्हें प्रकट कर सकते हैं अपने भाव के रूप में, इसलिए इन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है, इन्हें रखा गया है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें, तो भाववाचक संज्ञा को 3 प्रकार से, भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो प्राय 3 प्रकार के शब्दों से बनी होती हैं। ठीक है, अब वो 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला तो है क्रियाओं से। किससे, क्रियाओं से। 3 प्रकार से बनी है। पहला हम देख रहे हैं क्रियाओं द्वारा। दूसरी दूसरी है आपकी संज्ञा से, संज्ञा से। और तीसरी है विशेषण से, तीसरी विशेषण से। तो 3 प्रकार से हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं आपकी बनती हैं। पहली क्रिया से, दूसरी संज्ञा से, और तीसरी विशेषण से। अब ये कैसे होती हैं, इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्रियाओं से, तो क्रियाओं से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका होता है काटना, तो काटना से क्या बना, काट। ठीक है, सजाना, सजाना से क्या वर्ड है आपका, सजावट, है ना। चलना से चलन, लिखना से लिखावट, इस तरह के जो भी शब्द हैं जो क्रियाओं से बन रहे हैं, वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर हम बात करें संज्ञा से बनने वाले, ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञाओं से, संज्ञा से बने हैं, उसमें हम कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे बाल, बाल से शब्द बना बालपन, बाल से क्या बना, बालपन। ठीक, जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक संज्ञा है, और मनुष्य से हमने क्या बनाया, मनुष्यता, मनुष्यता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ह्यूमैनिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक, शिव, शंकर जी, शिव, शिव क्या है, एक संज्ञा है। ठीक, यहां से क्या बना, शिवत्व, क्या बना, शिवत्व। ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम समझें, तो इसी प्रकार से आपका विश्लेषण से भी कुछ शब्द बने हैं, जैसे महा, महा से हमने क्या बनाया, महिमा। ठीक है, जैसे धीर, धीर से क्या बना, धैर्य। सरल, सरल से क्या बना, सरलता। ठीक है, इस तरीके के जो भी शब्द हैं,
जो आपके विशेषण से निकले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली संज्ञा के भेदों की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से और थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने बात की संज्ञा के भेदों पर। तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इनको हमने विस्तार पूर्वक परिभाषा के साथ समझ लिया। अब हम आते हैं संज्ञा के विकार पर कि संज्ञा के विकार कितने होते हैं, यानी कि इनको हम कितने तरीके से समझ सकते हैं कि विकार यहाँ पर किस तरीके से संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द है आपका वो कैसा है? संज्ञा शब्द एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। और अगर हम इनके विकारों की चर्चा करें तो यह विकार कितने कारणों से हो सकता है? यह विकार 3 कारणों से होता है। 3 कारणों से संज्ञा में विकार आते हैं। ठीक है, 3 कारणों से विकार हो सकता है। और वो 3 कारण कौन कौन से हैं? वो 3 कारण हैं आपके लिंग, वचन, पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। ठीक है, तो संज्ञा में आने वाले जो विकार हैं वो कितने तरह से हो सकते हैं? वो 3 तरह से हो सकते हैं, या तो लिंग या वचन या फिर कारक के आधार पर। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में समझेंगे कि लिंग के आधार पर कैसे विकार आते हैं, वचन के आधार पर विकार कैसे आते हैं और कारक के आधार पर कैसे आते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास कि हमारे लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा में किस प्रकार के विकार आते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका संज्ञा समाप्त हो जाएगा और फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक सर्वनाम की तरफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अगर ये क्लास आपको हेल्प करती है देन सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज सक्सेस मंत्र आशीष तिवारी, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं आने वाली क्लासेस के वो लगातार मिलते रहें। अगर आपको ये क्लास हेल्प करती है देन यू कैन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है संज्ञा से रिलेटेड, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे हमारे संज्ञा के विकारों के बारे में डिटेल में, परिभाषा के साथ उस पर हम चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।